क्या तीसरी आलमी जंग एशिया में उसका मैदान तैयार हो गया, उसके प्लेयर्स मुंतखब कर लिए गए, और क्या इसराइल आगे निकल गया, यूक्रेन पीछे रह गया? क्या यूरोप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया? पाकिस्तान पे, खित्ते पे, आप पे, हम पे इसके असरात क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पे? ये है आज का खास मौजू, जिसके ऊपर मैं आपके सामने रखूंगा अपने ख्यालात और तज्जिए। और उसके साथ ही मैं दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बना है, और क्या पाकिस्तान में इंतखाब हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है यानी सिलेक्शन हो रहा है, या पुलिस की भर्ती है, या ताजपोशी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया सारी में जहाँ कहीं उर्दू बोलने वाले और पाकिस्तानी हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तकनीकी वजूहात ऐसी थी जिनकी वजह से मैं बाबर अवान नेटवर्क नहीं कर सका आपके सामने उसके तज्जिए और उसकी जो गहरी बातें पेश। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ रेगुलरली ये शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं एक इंग्लिश वर्शन भी दिया करूं अपनी राय का पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया के लिए। वो भी मैं शुरू करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके सामने आएगा इंग्लिश वर्शन, लेकिन चैनल यही होगा और मेरे राब्ते का जरिया जो है वो भी यही होगा। बहुत शुक्रिया कि आपने इस सारे अरसे के दौरान भी मुझे याद किया। सबसे पहले मैं आपके सामने दो तज्जिए पेश करना चाहता हूँ। पहला तज्जिया ये है कि क्या दुनिया में तीसरी आलमी जंग का स्टेज मुंतखब कर लिया गया है और उसके लिए एशिया का इंतखाब हुआ है, क्योंकि पहली जो तीन बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब लड़ी थी, नेपोलियनिक वॉर्स जिनको कहते हैं, तो वो यूरोप में लड़ी गई थी, और फिर उसका जो आफ्टर मैथ था वो किसी किसी जगह गया और उसकी जो छींटे थे वो दूसरी जगह पे भी पड़ोसी खित्तों पे पड़ते रहे। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो वो यूरोप में जंग लड़ी गई, उसके बाद फिर उसको फैलाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, बेसिकली यूरोप में शुरू हुई, और बेसिकली जो अपनी बेइज्जती और कौमी तौहीन का बदला लेने के लिए जो एडल्फ हिटलर था उसने फ्रांस पे हमला किया, और उसके साथ ही उसने वियना वगैरह ये जो छोटे हमले थे फ्रांस पे मेजर, और घंटों के अंदर उसने फ्रांस को ताराज करके रख दिया था। ये बैकग्राउंड मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि मुसलमान वो शिद्दत पसंदी फैलाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक जंग की बात करें जो दूसरी आलमी जंग थी, तो उसमें 3 करोड़ से ज्यादा इंसान और इतनी लातादाद शहर उजड़े, इतनी लातादाद प्रॉपर्टियां गई, इतनी लातादाद करियर गए, इतने लातादाद पैसे गए जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वो मुसलमानों ने ना शुरू की थी ना इख्तिताम पजीर हुई। इसी तरह नेपोलियनिक वार में मुसलमानों ने ना शुरू की थी ना इख्तिताम पजीर हुई, और जो पहली जंग आलमी जंग थी वो भी नहीं हुई। अब तीसरी जंग के लिए दो लोग अंदाजे लगा रहे थे। एक तो ये था कि यूक्रेन की जंग ये फैलेगी और ये यूरोप तक जाएगी, ईस्टर्न यूरोप जो साथ लगता है, और वो रियासतें जो रूस के अंदर से निकल के बनाई गई थी उन रियासतों के अंदर ये जंग फैलेगी। वो जंग तो ना फैली, लेकिन इस दौरान इसराइल ने हमला कर दिया, गजा के ऊपर एक गैर इंसानी हमला किया, और 7 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। लेकिन जो गजा के निहत्ते बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बुजुर्ग हैं, शहरी हैं, वो अपनी छाती पे बम और बारूद बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बावजूद वो जंग जारी है। अब उसका दायरा फैल गया। उसके फैलने का पहला मरहला ये था कि उन निहत्तों के लिए जो मुस्लिम ममालिक के बड़े प्लेयर्स थे वो खामोश रहे। मिडिल ईस्ट के अंदर से हों, एफ्रो अरब्स हों, पर्शियन गल्फ के अंदर से हों, बड़े प्लेयर्स जो थे वो खामोश रहे। सिर्फ ईरान बोला, और सिर्फ लेबनान उसमें शामिल हुआ, सिर्फ उसमें इराक शामिल हुआ, सिर्फ उसमें सीरिया ने अपना हिस्सा डाला। और दूसरा उसका जो पहलू जब शुरू हुआ तो वो एक पासा पलट के रख दिया कि ऑटोमन एम्पायर के बाद कभी भी इन खुले समंदरों में जिस तरह जहां दनाते फिरते हैं जो मगरबी मुफादात हैं और उनकी जो जहाज हैं, वहां पे किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो हुसी मुजाहिदीन है उन्होंने पहली दफा उनको चैलेंज किया, और बाकायदा हमले हुए जिनको एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने भी जिनको एक्सेप्ट किया, बरतानिया ने भी जिनको एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने 1.5 दर्जन ममालिक की एक नई फौज
वो लड़ने के लिए तैयार की। इसके बावजूद भी हमले जारी हैं, इसके बावजूद भी एक जहाज पे पिछले दिनों भी, पिछले घंटों भी, यानी कोई चंद 24 घंटे शायद गुजरे हों, उन्होंने कब्जा भी किया और उन्हें तोड़ा भी, और वो जंग जो है वो जारी है। अब इसका एक नया पहलू जो निकल के आया वो था एक हैरानकुन किस्म का हमला जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किया गया, और उसकी सॉवरेंटी को चैलेंज करने वाला वो हमला था, वो हुआ ईरान की जानिब से। उस हमले को उन्होंने कबूल किया, ईरान की जो गवर्नमेंट है वो कबूल करने के बाद पाकिस्तान के पास दो रास्ते थे। एक एटमी ताकत है और इसको शबरात के लिए बचा के रखना चाहिए जो इनके पास आर्मामेंट है। दूसरा तरीका ये था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया जाए, जो सारी दुनिया में एक असूल माना जाता है जंगों का भी। और फिर उसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, जब इंडिया ने, इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था कि मोदी हमला ना करना, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसने हमला किया और फिर उसको जवाब दिया गया। इसी तरह से ईरान ने हमला किया, रिटेलिएशन में जवाब दे दिया गया। मैं यहां रुक के इस जंग के फैलाव को जो बहुत खतरनाक हद तक मुझे नजर आ रही है, और क्राइम, हालात, एनालिसिस, और जो इसराइल के और ग्रेटर इसराइल के जो अज़ाइम है और इंडिया के और माँ भारत के जो अज़ाइम है, वो सारे किसी न किसी जगह आपको इकट्ठे नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे जिस दिन ईरान हमला करता है पाकिस्तान पे, उस दिन इंडिया का की प्लेयर ईरान के क़यादत के पास गया हुआ होता है। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जंग मुस्लिम मुल्कों की तरफ फैल रही है और मुस्लिम मुल्कों के दरमियान। इसका एक और पहलू ये भी है कि ये इंतहाई खतरनाक बात है कि हम एक पड़ोसी से हमारी 5 जंगें हो चुकी हैं, दूसरा पड़ोसी है उसके साथ हमने पाविंदा वार लड़ी, लंबी उनके साथ चपकलिश हमारी मगरबी बॉर्डर पे चल रही है, और एक जो बचा था पर्शियन गार्ड वाला पड़ोसी, उसके साथ भी हमारी जंग छिड़ गई है। यहां रुक के मैं कहना चाहता हूं कि जो ईरानी क़यादत है उसको सोचना चाहिए कि चूंकि आगाज उधर से हुआ है, उन्हीं को पहले कहना पड़ेगा। वो पड़ोसी भी हैं, लेट्स लिव लाइक गुड नेबरहुड। और उस जो गुड नेबरहुड होती है उसका पहला उसूल यह है कि एक दूसरे को तस्लीम करके एक दूसरे के घर में मुदाखलतकार नहीं भेजे जाते। वो जिधर से भी जाएं वो नाकाबिले कबूल होता है किसी भी दूसरे मुल्क के लिए। तो इस पे गौर करके यहाँ इस जंग को, चपकलिश को रोकना चाहिए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि हम, आपने देखा किस तरह से हमने अमन का किरदार अदा किया अफगानिस्तान में भी, और हिंदुस्तान को जवाब देना था, वो दिया। हो क्या रहा है, मैं अब आपको उधर लेके जाता हूं। ये सारे का सारा इसका जितना भी मलबा है, आलमी जंग जो तीसरी है, उसका क्यों एशिया के अंदर गिराया जाएगा। और एशिया बहुत बड़ा है, उस एशिया में से मिडिल ईस्ट, और फिर मिडिल ईस्ट के साथ साथ ही जो बर्रे सगीर है उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, और इस तरह से ये जंग जो है वो फैलती है। इसके आप 3 डिनोमिनेटर्स जो है वो ज़हन में रख लीजिएगा तज्जिए के लिए और सोचने के लिए। पहला ये है कि क्या मुस्लिम सरजमीनों के मुकद्दर में जंग लिख दी गई है या उन पर थोप दी गई है। इस पे मुस्लिम क़यादतों को भी सोचना चाहिए। और अगर इस जंग से निकलना चाहते हैं तो इस जंग का जो असली मुहर्रिक है वो है गजा। वहां से इसराइल को निकालना होगा, उसको कंटेन करना होगा, और जो गजा है वहां पे जंग को खत्म किया जाएगा तो तब ये रुकेगा, वरना ये जंग फैलती रहेगी। ये एक बड़े ओहदेदार ने सऊदी अरब के, कल उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि कोई मसला नहीं हल हो सकता। दूसरा ये कि जो तोसी पसंदाना जितने भी अज़ाइम हैं जिसके, वो उनको जब तक नहीं छोड़ेगा, और वो इसराइल है। जिस तरह से यहाँ पे भारत ने कोई प्रिंसली स्टेट 350 ज्यादा थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये दूसरा इसका पहलू है। और इसका जो सबसे बड़ा और तीसरा पहलू ये है कि इसमें पहली दफा एक एटमी ताकत मुलव्वस हो रही है, वो जो पाकिस्तान है। मुस्लिम ममालिक में कोई दूसरा एटमी मुल्क नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक बात है। और दूसरी तरफ एक एटमी ताकत पहले से उसमें जंग लड़ रही है फिजिकली, जो इसराइल है मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसके पीछे 4 आलमी एटमी ताकतें, अमेरिका से लेके, बरतानिया से लेके, फ्रांस से लेके उसकी हिमायत में, और 2 जो और एटमी ताकतें हैं, चाइना उसके भी इंटरेस्ट हैं, और जो रशिया है उसके भी इंटरेस्ट हैं। अब ये अगर आप पूरी गंभीरता अपने सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब अच्छा नहीं है एशिया में, सब अच्छा नहीं है हमारे माहौल के लिए, और सब अच्छा नहीं है इस खित्ते के लिए। इसलिए ईरान की लीडरशिप को पहल करनी चाहिए, और पाकिस्तान ने जिस सब्र के बाद जो जवाबी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं, उनका एक नतीजा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो नतीजा ये है कि माना गया है कि वहां पे ईरानी नहीं थे जहां पे स्ट्राइक्स हुई हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जारहियत नहीं हुई। जारह वो होता है जो जंग का आगाज करता है। मैं वो लफ्ज भी ईरान
اس کے ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے, اسلامی ملک بھی ہے, بہت اچھے تعلقات ہیں. میں ان کے لیے یہ لفظ فی الحال نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا. اب دوسرا جو پاکستان کے اندر پہلو ہے وہ اندرونی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق انتخابات ہونے تھے جو لیٹ ہو گئے. عدالتیں کچھ بھی نہیں کر سکیں, انصاف نہیں دیا جا سکا, بلے باز بند ہے, بلہ بھی چھین لیا گیا. اس کے باوجود الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا. آج جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ نئے سال کی 19 تاریخ ہے 2024 کے جنوری میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 8 فیبری کو یعنی آج کے 19 دن بعد الیکشن ہونے اور 20واں دن ہوگا جس دن الیکشن ہو جائیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ بھی پیشن گوئی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کی ہے کہ 6 دن کے لیے سارا جو نیٹ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں شاید وہ بھی, ان پہ بھی کوئی سائبر حملہ آور ہو جائے, یا کوئی 3rd جنریشن وار یا 5th جنریشن وار یا 10th جنریشن وار جو ہے وہ پھر مچائی جائے. اس سارے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی تک لوگ 4 مسوں کے اندر اور ابہام کے اندر ہیں. کیا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قانون آئین کہتا ہے الیکشن ہوگا, لیکن ماحول نہیں بنا ابھی تک. نمبر 1, یہ بڑا آنےسٹ میں آپ کے ساتھ اپ فرنٹ بالکل اسٹریٹ فارورڈ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مثبت نتائج جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ملیں, اس کا بھی ماحول نہیں بننے لگا. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی رسم تاج پوشی کبوتر منگوا کے مینار پاکستان پہ کی جائے گی کیونکہ امید پاکستان کل نکلا تھا ٹھوس ہو گیا, یا یہ کسی پولیس میں بھرتیاں ہیں, یا یہ سلیکشن ہے کیونکہ الیکشن کے اپنے اس کے باقاعدہ الیکشن کے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے وسائل ہوتے ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور امید ہوتی ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے, اس طرف نہیں جا رہی صورتحال آج تک. اور آخری بات جو الیکشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ 5 سال بعد آپ کو موقع مل رہا ہے, وہ موقع جو پاکستان کے سارے چیفز, سارے چیف منسٹرز, صدر, وزیر اعظم, اس کو وہ حق ملا جو آپ کو ملا ہے, وہ ایک پرچی کا. اگر 8 فیبروری کو پرچی نہ ڈالی جا سکی, یا اس کو بے معنی بنایا گیا, یا ووٹ ڈالنے والوں سے زیادہ گنتی کرنے والوں نے کوئی کردار ادا کر دیا, تو پاکستان کے لیے ٹھیک حالات نہیں ہوں گے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کل میں پھر آپ سے بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد, خوش رہیے اور اپنے ملک کے معاملات میں حصہ لیجیے.